हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक थी उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्ली वैदिक या फिर आप कह सकते हैं ऋग वैदिक कल्चर के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। सो पिछली वाली वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। सो लेटर वैदिक कल्चर के बारे में बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेटर वैदिक कल्चर जो कि अर्ली वैदिक कल्चर के बाद आया था उसमें सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई और इसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। जैसे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर के 6000 BC, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। एंड अगर इसके आर्कियोलॉजिकल कल्चर की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था। मतलब आप ऐसे समझें, लिटरेरी तो ऋग वैदिक लिखे जा रहे हैं इसलिए इसको वैदिक कल्चर बोला जाता है, लेकिन अगर आर्कियोलॉजी के नज़रिए से देखें तो इस समय के कल्चर को पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोला जाता था, क्योंकि इस समय एक पॉटरी का इस्तेमाल होता था जिसे पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता था। आई गेस ये चीज़ क्लियर है। तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आयरन एज देखने को मिलती है, यानी कि आयरन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक्सकवेशन में अगर उन्होंने जो कई साइट्स हैं उन पे एक्सकवेशन हुआ जो दिखाता है कहीं ना कहीं कि आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और साथ ही में जैसे अभी हमने बात भी की, लेटर वैदिक सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ने लगी और काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए और नए फीचर्स आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक टेक्स्ट के बारे में। तो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हमारे यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था अर्ली वैदिक सोसाइटी, उसमें जो टेक्स्ट था वो था ऋग्वेद, क्योंकि वो अर्ली वैदिक लिटरेचर है। लेकिन लेटर वैदिक लिटरेचर में आते हैं हमारे अथर्ववेद, यजुर्वेद, समवेद। आई गेस यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आर्यंस जो थे वो इधर वाले एरिया में थे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में थे, यानी कि पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया में। लेकिन अब हम देखेंगे आर्यंस धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगे या माइग्रेट करने लगे टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ माइग्रेट करने लगे और यहाँ पर आकर के सेटल डाउन हो गए। हम देखेंगे बाद में यहाँ पर ही वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, बाकी जितने भी बड़े बड़े एंशियंट सिटीज़ थी वो डेवलप हुई। तो ये हमें समझना है, ये टॉपिक ये एक्सप्लेन करता है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होने लगा आर्यंस का। एंड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हमने बात की, पाकिस्तान और पंजाब से ये माइग्रेट करने लगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में। और ये जो माइग्रेशन हुआ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें माइग्रेशन की तो अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जुड़ी हुई है, लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी गंगा वैली और गंगा के आसपास के बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। साथ ही में यहाँ पे जब ये लोग आए तो काफ़ी क्लैश भी हुए उन लोगों से जो कि यहाँ के नेटिव थे, यानी कि इंडिया के नेटिव मूल निवासी, जिन्हें दासूस बोला करते थे, क्योंकि आर्यंस खुद को आर्यंस मानते थे। फेयर स्किन्ड, वाइट स्किन्ड जो कि फॉरेनर्स थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे डार्क स्किन्ड लोगों को ये दासूस बोला करते थे। उसके बाद हमें यहाँ पे समझना है कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे कुरु, पांचाल, वशास, बाकी ये सब हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि नए नए स्टेट्स आने लगे, एक्सपेंशन बढ़ने सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन हुआ, सेटलमेंट्स स्प्रेड करने लगी और जिससे सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। या आप कह सकते हैं सिटीज़ तो नहीं आए, लेकिन काफ़ी हद तक सेटलमेंट्स का साइज़ बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस समय। और अब बात कर लेते हैं लेटर वैदिक कल्चर एंड आयरन, क्योंकि आयरन एक इम्पोर्टेंट मेटल है, लेकिन क्या वो इस समय इस्तेमाल की जाती थी या नहीं। तो कुछ टर्म्स मिलती हैं हमें वेद में, लेटर वैदिक टेक्स्ट में। जैसे कृष्णा आया, कृष्णा का मतलब होता है ब्लैक, तो एक ऐसी मेटल जो कि ब्लैक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये टर्म का इस्तेमाल उन लोगों ने आयरन के लिए किया, यानी कि लोहे के लिए किया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं कि आयरन का इस्तेमाल 6th सेंचुरी BC में नहीं बल्कि उससे पहले से हो गया, यानी कि लेटर वैदिक सोसाइटी में ही आयरन का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ ही हमें ये भी समझना है कि जो फॉरेस्ट थे उनको भी काटा गया नई नई सेटलमेंट्स बनाने के लिए, और साथ ही में एग्रीकल्चर करने के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी फॉरेस्ट को हटाया गया, क्लीन किया गया, साफ़ किया गया। और उसके लिए जाहिर सी बात है हमें आयरन की एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए जो आयरन से बनी है।
क्योंकि बाकी मेटल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं कि आयरन का इस्तेमाल होना इस समय शुरू हो गया होगा। सेटलमेंट्स और टेरिटरीज़ की बात करें तो कुछ कुछ हमें देख, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, सेटलमेंट का साइज़ बढ़ा। और यहाँ पे बात भी की गई है, विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर द लेटर वैदिक पीपल लेड टू द सेटल लाइफ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताती है कि पहले जो लोग सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे, सिडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक जगह टिक करके नहीं जी रहे थे, एक जगह टिक करके नहीं रहते थे, क्योंकि वो पेस्टोरल थे, हर्डर्स थे। तो अभी लोग क्या करने लगे? एग्रीकल्चर करने लगे। तो जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे तो लोगों को एक जगह टिक कर रहने की ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए नई नई सेटलमेंट्स आने लगी, जैसे कि जनपदास। तो जो जनपद टर्म है ऋग्वेद में हमें देखने को मिल रही है, वो इस्तेमाल की गई टेरिटरी के लिए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक तरह से स्टेट आप कह सकते हैं, यानी कि स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो गया। आज जो हम देखते हैं इंडिया एज अ नेशन, कंट्री, इन सब की शुरुआत कहाँ होती है? देखिए, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है, यही वो ओरिजिन है, रूट्स हैं। जब फर्स्ट टाइम हमें सिटीज़ स्टेट देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, विलेजेस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लोग इधर उधर घूमते रहते थे, वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, यानी कि एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। उसके बाद हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी सेटलमेंट्स के साथ साथ, जैसे हमें सेटलमेंट्स के प्रूफ्स मिल रहे हैं। क्वार्टर्स में बात करें तो जैसे हस्तिनापुर कौसाम्बी है, वो प्रोटो अर्बन समझी गई, यानी कि ये सेटलमेंट्स आने लगी हस्तिनापुर कौसाम्बी, जो कि अर्बन भी थी, काफ़ी हद तक अर्बन थी। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका एमरजेंस होता है 6th सेंचुरी BC में। इस समय हमें अर्बन सेंटर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि इस समय कोई अर्बन सेंटर्स नहीं थे। देखिए, 6th सेंचुरी BC में कोई एकदम से अर्बन सेंटर नहीं आ जाएंगे, बल्कि वो जो अर्बन सेंटर्स हैं, या आप कह सकते हैं सिटीज़ हैं, उनको डेवलप होने में टाइम लगा। और उसी का एक तरह से पहले का जो फेज़ आप कह सकते हैं, सेमी आप कह सकते हैं अर्बन सेंटर्स या प्रोटो अर्बन सेंटर, जो कि काफ़ी हद तक अर्बन थे कैरेक्टर में, वो डेवलप होने लगे, जैसे कौसाम्बी, हस्तिनापुर और बाकी जगहें। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें किंग्स जो थे वो देखने को मिले, जिनकी पावर बढ़ गई थी। पहले हमने देखा किंग्स जो थे वो एक तरह से लीडर हुआ करते थे एक ट्राइब के। यहाँ पे जो किंग थे वो असेंबलीज़ के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, और वो काफ़ी, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन पहले वाले लीडर्स यानी कि ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक कल्चर से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक उनकी पावर बढ़ी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज्ड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द असेंबली कॉल्ड द विधाता डिसअपियर्ड व्हाइल द समिति एंड सभा कंटिन्यूइंग पीरियड। तो शुरुआत में जो समिति हुआ करती थी पंचायत की तरह या पार्लियामेंट की तरह, उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने में या एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। लेकिन अभी समिति का रोल घटने लगा और एक तरह से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, यानी कि किंग के पास सारी पावर आने लगी। एंड समिति सभा तो कंटिन्यू करी, लेकिन एक और जो एक असेंबली थी विधाता, वो डिसअपियर हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो आप कह सकते हैं राजन, जो कि किंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी टर्म, उनकी पावर बढ़ने लगी, और समिति जो यानी कि आप कह सकते हैं एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसकी पावर घटने लगी। और यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे सम्राट, साम्राज्य, ये दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत सुप्रीम स्टेटस को। किसके सुप्रीम स्टेटस को? किंग के सुप्रीम स्टेटस को। एंड किनशिप जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई और उसको लेजिटिमाइज किया गया। एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके भी लोग किंग बने, जैसे वाजपेयी, राजस्यूत, इस तरह के। एंड पुरोहित टर्म का इस्तेमाल हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो कि गाइड करता था किंग को। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कुछ टर्म्स देखने को मिली, जैसे राष्ट्र। अब आज का जो राष्ट्र है, नेशन, जो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो एग्जैक्टली देखिए, आज जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है वही मीनिंग पास्ट में भी उन टर्म्स का होगा, ऐसा मानना एकदम गलत है। इसलिए जब यहाँ पे टर्म आ रही है राष्ट्र, तो इसको ट्रांसलेट ना कर दें नेशन से, क्योंकि आपको लगेगा राष्ट्र मतलब तो नेशन होता है, नहीं, ये इसका कॉनोटेशन अलग है। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको हर वर्ड का कॉनोटेशन हर टाइम के साथ बदलता है, ठीक है। तो वैसे ही ये हिस्टोरिकली हमें इन टर्म्स को समझना है। तो राष्ट्र टर्म का इस्तेमाल टेरिटरी के लिए किया गया। राज्य शब्द का इस्तेमाल एक तरह की सॉवरेन पावर को दिखाने के लिए किया गया।
एंड किंग जो था यहाँ पे अब या तो उसको लोग अपनी मर्जी से टैक्स देने लगे, गिफ्ट देने लगे वॉलंटरी, और कुछ टैक्स कंपलसरी हो गए, कुछ कंट्रीब्यूशन लोगों को करना पड़ा था जो कि कंपलसरी हो गया। पहले तो लोगों की स्वेच्छा होती थी, वो चाहते तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन अब नाउ इट्स बिकम कंपलसरी फॉर द पीपल कि वो कुछ कुछ सर्विस रेंडर करें किंग को, जैसे कि आर्मी में अपनी सर्विस कंपलसरी दें, इस तरह की चीज़ें। और आर्मी भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा परमानेंट होने लगी, स्ट्रॉन्ग होने लगी। अब बात कर लेते हैं टेरिटरी फॉर्मेशन की, तो लीनेजेस इंपॉर्टेंट होने लगे। अब देखिए लीनेज, क्लेन, ट्राइब, ये कुछ कुछ टर्म्स है जिनका इस्तेमाल अक्सर होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे होता क्या है। अभी समझ लेते हैं बेसिकली लीनेज क्या होता है। तो लीनेज एक ग्रुप को कहा जाता है जो कि मानता है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली जो देखती है कि उनका कोई एक ही कौन है, एंसेस्टर है, कोई एक ही पूर्वज है, वो लीनेज होती हैं। अब बात कर लेते हैं क्लेन्स की। तो भारता पुरुष जो कि कंबाइन होकर कुरु बनाए, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यहाँ पे कुरु पांचाल जैसी बाकी जगहों का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स परफॉर्म किए गए समय लीटर वैदिक सोसाइटीज़ में। एंड किंग जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा उनकी पावर इंक्रीज़ हो गई, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और ये सारी चीज़ें थी। अब देख लेते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा इस पीरियड में, जैसे कि सोशल डिविजन्स बढ़ने लगे, वर्ना सिस्टम आने लगा, और जो कास्ट है जो कि बहुत बाद में आएगा, वो नहीं आया पर उसकी रूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली वर्ना सिस्टम में। और जो पेट्रियार्कल सिस्टम था वो और ज़्यादा एंट्रेंच्ड होने लगा सोसाइटी में, स्ट्रेंथन होने लगा, उसकी रूट्स स्ट्रेंथन होने लगी। और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि ऋग्वेद जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, एंड वो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, राज्य, क्षत्रिय, एंड जो कहीं ना कहीं, और बाकी वैदिक वर्णा का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, वर्ण सिस्टम का इमर्जेंस हमें देखने को मिला। वैश्य, शूद्रा जैसी टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ पे ब्राह्मणा द क्षत्रिय इज द फर्स्ट, इज प्लेस द फर्स्ट हाइयर देन द ब्राह्मणास, बट इन द सटपटा ब्राह्मणा इज प्लेस्ड हाइयर देन द क्षत्रिय। तो यहाँ पे जैसा हम सब जानते हैं जो वर्णा सिस्टम है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, उस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, हायरार्की है पूरी। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि अगर हम बात करें सतपटा ब्राह्मणा, जो कि एक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है, वो बताता है कि ब्राह्मणा जो है वो क्षत्रिय से ऊपर आएंगे। लेकिन बाकी जो टेक्स्ट हैं जैसे कि पंचविंसा ब्राह्मणा टेक्स्ट, वो दिखाता है कि क्षत्रिय जो है वो पहले आएंगे, ब्राह्मणा बाद में आएंगे। तो ये दिखाता है सोसाइटी में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को भी। 4 वर्ण आने लगे, उन्होंने डीप रूट ले लिया अपना, मतलब एग्जिस्टेंस में आने लगे, डेवलप होने लगे, और सोसाइटी बहुत रिजिड होने लगी, फ्लैक्सिबिलिटी कम होने लगी, कॉम्प्लेक्स होने लगी। गायत्री मंत्र का भी इमरजेंस हम यहाँ देखेंगे। विमेन को उपनयन और गायत्री मंत्र का जो चीज़ें उसको डिनाई किया गया, यानी कि उपनयन जो एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है एक लड़के को, वो सेरेमनी से वेमेंस को दूर रखा गया, गायत्री मंत्र से दूर रखा गया, जो दिखाता है कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी को। एंड जो आइडिया था गोत्रा का वो इमर्ज करने लगा। गोत्रा बेसिकली जिसमें हर ब्राह्मणा, एक जो ब्राह्मण से वो अपने एंसेस्टर को किसी ना किसी सेज के रूप में देखते हैं। फैमिली की बात करें तो हाउस होल्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होने लगा, स्ट्रक्चर्ड हो गया और ज़्यादा। पहले बहुत सारी फैमिली, जॉइंट फैमिली, ट्राइब्स में लोग रहा करते थे, अब जो बेसिक यूनिट होने लगी वो फैमिली होने लगी। और पेट्रियार्कल, पेट्रिलिनियस उनका डिसेंट होने लगा, यानी कि वंश कौन आगे बढ़ाएगा, पिता या बेटा। उस तरह की सोसाइटी को पेट्रिलिनियस सोसाइटी बोला जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे किसका डोमिनेंस होता है, मेल का डोमिनेंस होता है। और चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेमेन के स्टेटस की बात करें तो उनका स्टेटस और सबऑर्डिनेटेड हो गया, मार्जिनलाइज हो गया, और इंफीरियर समझा जाने लगा उनको, और पावर और रिसोर्सेज का एक्सेस भी उनके लिए कम कर दिया गया। डॉटर्स की बजाय सन्स को प्रेफरेंस दी गई, एंड ये सारी चीज़ें। इकनॉमी में अगर बात करें, पहले अगर हम बात कर लें वैदिक सोसाइटी की इकनॉमी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे पेस्टोलिज्म, लेकिन अभी की इकनॉमी में एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट हो गया।
और एग्रीकल्चर में हमें बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को दिखाती हैं। पेस्ट्रोलिज्म कंटिन्यू रहा लेकिन उसका इम्पोर्टेंस घट गया लेट वैदिक पीरियड में। क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन में कॉपर और बाकी मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही में आयरन के भी रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेड और एक्सचेंज की। ट्रेड और एक्सचेंज, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं कॉइन्स के, लेकिन वी आर नॉट, मतलब हमें एविडेंस नहीं मिलते कॉइन्स के। और बार्टर सिस्टम कंटिन्यू रहा, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं इस समय भी। रिलीजियस फेथ की बात करें तो इस समय पे अगर हम देखेंगे तो आर्यन कल्चर का जो सेंटर रहा वो था गंगा दोआब। गंगा दोआब बेसिकली वो एरिया जो जो बिहार ईस्ट उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है। इस समय गॉड इंद्र, गॉड अग्नि जैसे गॉड्स इंपॉर्टेंट होने लगे, रुद्र और बाकी गॉड्स। रिचुअल्स की बात करें, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट होने लगे क्योंकि जो डे टू डे लाइफ थी उसकी जो सोशल प्रॉब्लम्स या बाकी प्रॉब्लम्स थी उन सबके सॉल्यूशंस रिचुअल से कहीं ना कहीं सॉल्व किए जाने शुरू हो गए। ऐसा माना जाने लगा कि यही रिचुअल्स उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में। तो फिलॉसफी और एजुकेशन में काफ़ी हद तक जैसे उपनिषद हैं वो टेक्स्ट कहीं ना कहीं फिलोसफिकल इंक्वायरी करने लगे, क्वेश्चंस आने लगे लोगों के मन में कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसका कौन क्रिएटर है। मेटाफिज़िक्स जैसी ब्रांच, ऑन्टोलॉजी, एग्जिस्टेंस पे बात होने लगी, आत्मा क्या होती है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, चेतना क्या होती है। इस तरह की फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ की जाने लगी लोगों के द्वारा एंड बाकी चीज़ें होने लगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डू यू नो दैट दारा शिको द मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद्स इनटू द पर्शियन इन 1657 मच बिफोर द कॉलोनियल स्कॉलर्स डेवलप्ड एनी इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। सो यहाँ पे जो बात की गई वो दारा शिको के बारे में बात की गई है जो कि भाई थे औरंगजेब के, एंड उन्होंने जो उपनिषद हैं उनको ट्रांसलेट कराया पर्शियन में अपनी खुद की कोर्ट लैंग्वेज में 1657 में, जो दिखाता था कि उनका भी इंटरेस्ट था इंडियन लिटरेचर्स में। बाकी एस्पेक्ट्स की, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो मिल्क, घी, प्लांट्स कंज्यूम किए जाने लगे लोगों के द्वारा। अच्छा, आपको लगेगा इट्स वेरी कॉमन, लिसन, आज जो कंज्यूम किया जा रहा है फूड पैटर्न है वो काफ़ी हद तक अलग है हिस्ट्री के फूड पैटर्न से। वो सारी क्रॉप जो आज है हमारे लिए वो इनके लिए नहीं, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस समय क्या क्या खाते पीते थे लोग? ग्रेन्स, मिल्क, घी। घी मौजूद था, तो घी इज़ समथिंग विच इज़ टू मच ओल्ड, विच इज़ टू ओल्ड, एंड ये एंशिएंट इंडिया में हमें इसका रेफरेंस मिलता है। मेटल मिरर्स का यूज़ होने लगा और बाकी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर वैदिक सोसाइटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैसी थी लेटर वैदिक सोसाइटी? लीनेज बेस्ड थी, क्लेन्स इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, स्मॉल किंगडम्स डेवलप होने लगे गंगा वैली में, एंड जिस वजह से हम देखेंगे 6th सेंचुरी BC में बहुत बड़ा चेंज आया महाजनपदास के रूप में। सिटी स्टेट्स आने, बड़े बड़े स्टेट्स आने लगे। जो आइडिया था जनपदा का, राष्ट्र का एज अ टेरिटोरियल यूनिट, वो डेवलप होने लगा। राज्य जो कि पावरफुल हुआ करते थे, सोशल डिवीज़न बढ़ने लगे, राजास यानी कि किंग्स की पावर बढ़ने लगी, वर्ण सिस्टम एंट्रेंस हो गया सोसाइटी में, डेवलप करने लगा। पैट्रियार्की सोसाइटी में और स्ट्रेंथन होने लगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स होने लगी सोसाइटी, रिजिड होने लगी, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो पहले मिलती थी ऋग्वेदिक कल्चर में या अर्ली वैदिक कल्चर में वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया हुआ है, सत्य में जयते, जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।